हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी गुरुजी। कैसे हैं आप सभी लोग। लोहड़ी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की आज हम क्लास 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रिसाइज राइटिंग के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको प्रिसाइज के बारे में बता देता हूँ। प्रिसाइज का हिंदी में मतलब होता है मुख्यतः, मतलब हम इम्पोर्टेंट चीजें ही लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, एग्जामिनर आपको एक पैराग्राफ दे देगा। मान लीजिए वो पैराग्राफ आपको 240 वर्ड्स में उसने दे दिया, या तो वो आपको बोल देगा कि 80 टू 90 वर्ड्स में आपको प्रिसाइज लिखना है, और अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं दी हुई हो तो आप क्या करेंगे, वर्ड काउंट इसका 240 है आपका, तो इसका 1/3 आप ले लेंगे। आपको 1/3 लिखना होता है प्रिसाइज, तो 1/3 इसका आ गया कितना, 80। तो आपको अराउंड 80 वर्ड्स में आपको प्रिसाइज लिखना होता है, प्लस माइनस 10% इसमें भी अलाउड है। तो आप 72 से 88 के बीच में आपका प्रिसाइज होगा, अगर आपकी वर्ड काउंट पैराग्राफ की 240 दी हुई है। अब प्रिसाइज होता क्या है मैं आपको बता दूं। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ आएगा, तो उसका आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है 1/3 वर्ड लिमिट में। ये एक समरी नहीं होती। प्रिसाइज और समरी में थोड़ा डिफरेंस है। प्रिसाइज में केवल हम इंपॉर्टेंट चीजों को ही ऐड करते हैं, और भी बाकी चीजें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A precise is a complete reflection of the original text। आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ आएगा, तो उसका एक रिफ्लेक्शन आपको लिखना है, ठीक है। बट शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद अ समरी। इसमें लिखा हुआ है कि ये समरी नहीं होती, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक प्रतिबिंब होता है पैसेज का। टू राइट अ गुड प्रिसाइज, वन शुड रीड द गिवन इंफॉर्मेशन अटेंटिवली टू नाइदर मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट डिटेल। इसमें लिखा हुआ है कि अच्छे से हमें सीरियस होके पैसेज पढ़ना है, ताकि हम किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। मेन चीज हमें इसमें, एक तो वर्ड लिमिट 1/3 ही होती है, तो बहुत कम हमारे पास वर्ड्स होते हैं, और हम अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज उसमें ऐड करना भूल जाएंगे तो हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। The underlying intent of precise writing is to convey the general idea of the information clearly। बेसिकली प्रिसाइज का मतलब होता है जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ उसका एक जनरल आइडिया आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। आपका प्रिसाइज क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, साधारण भाषा में होना चाहिए, क्रिस्प, लंबा नहीं होना चाहिए। जितना छोटा लिख सको उतना छोटा वर्ड लिमिट के अंदर आपको लिखना है। 1/3 ऑफ पैसेज होता है, या फिर आपको दी हुई आएगी वर्ड लिमिट। एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कहना चाह रहा है राइटर उस पैसेज में, सेम वही इंफॉर्मेशन आपको दूसरे शब्दों में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं वो कुछ और कहना चाह रहे हैं आप उसके जस्ट अपोजिट लिख दो। सेकेंड पॉइंट, द सेंटेंसेस आर नॉट पिक्ड अप फ्रॉम द गिवन पैसेज, इंस्टेड स्टेटेड इन वंस ओन वर्ड्स। अब जैसे आपको पैसेज में लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, अब ऐसा नहीं, मान लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको लिखनी है, तो आपको डायरेक्ट राम इज ए गुड बॉय नहीं लिखना है। आपको लिखना है राम सीम्स टू बी ए गुड बॉय, ऐसा कुछ लिखना है। डायरेक्ट पिकअप नहीं करना है, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं उसके अंदर। अगर हमने डायरेक्ट लिख दिए तो फिर प्रिसाइज का मतलब ही क्या हो गया। ऐसे तो फिर उसमें जैसे 10 लाइन का प्रिसाइज है, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी वैसी की वैसी, तो स्टूडेंट्स वैसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हो सके तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना। इनडायरेक्ट स्पीच में आपका प्रिसाइज होता है। थर्ड पॉइंट, वेल कनेक्टेड स्टेटमेंट्स फॉलो ए लॉजिकल ऑर्डर। जो ऑर्डर दिया हुआ है पैसेज में कि पहले राम के बारे में बताया, फिर श्याम के बारे में, फिर मनोज के बारे में, तो आपको भी ऐसे है प्रिसाइज के अंदर पहले राम ही आना चाहिए, फिर मनोज, फिर श्याम, फिर मनोज। ऐसे बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, ये सेम बात बताइए इस पॉइंट में भी। मस्ट हैव ए टाइटल। प्रिसाइज में क्या होता है, आपके एक टाइटल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक पैसेज है, पैसेज दिया हुआ आपको, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है प्रिसाइज। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको पैसेज दिया हुआ किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए राम के बारे में दिया हुआ है, राम के बारे में लिखा हुआ पूरा, राम अच्छा लड़का है, राम ऐसे करता है, राम कुछ चीजें ऐसी है, तो आपको इससे पता चल गया कि राम के बिहेवियर के बारे में, तो आपका इसका टाइटल आ जाएगा क्या, राम्स बिहेवियर। राम्स बिहेवियर आ जाएगा इसका टाइटल। तो ये टाइटल जो
थीम है बेसिकली उसकी, तो वो उसका टाइटल हो जाएगा। ऑलवेज रिटर्न इन रिपोर्टेड स्पीच, ये पॉइंट मैंने पहले भी कवर कर लिया कि रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें प्रिसाइज लिखना है। 7th पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोहेरेंस थ्रू लिंकिंग वर्ड्स लाइक सो, हाउएवर एंड एक्सेट्रा। आप इसके अंदर सो, हाउएवर एंड और भी बहुत सारे जो लिंकिंग वर्ड्स है, जो कंजक्शंस होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे वाइल हो गया, हाउएवर, ऑल्दो, दो, तो ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए अपना प्रिसाइज। 8th पॉइंट, डजंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट डिटेल। आपको कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करनी है। हाउ टू राइट ए प्रिसाइज। फर्स्ट पॉइंट, बिगिन विद हाईलाइटिंग द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज एंड प्लेस ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले उसको अटेंटिवली पढ़ना है, सीरियस होके हमें समझना है कि बेसिकली इसकी थीम क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि जब हम समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है तो हमारे लिए टाइटल सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, पैसेज पढ़ते समय जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर ली, थीम हम समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं पैराफ्रेज द इंफॉर्मेशन बट डू नॉट मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये सेम बात है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है हमें। डू नॉट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश बेसिकली ईडियम में आपके इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है बीट अबाउट द बुश, मुद्दे से ना भटकना। जब आप, जैसे आपने थीम समझ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए, तो आप प्रिसाइज लिखते समय सबसे पहले तो आपको सबसे ऊपर मिडिल में टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद जैसे ही आप प्रिसाइज राइटिंग स्टार्ट करें तो आपको मुद्दे से हटना नहीं है। जो राइटर कहना चाह रहा है आपके शब्दों में भी वही क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज राइट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट हमें बात करनी है, घुमा फिरा के हमें बात नहीं करनी। यूज पास्ट टेंस व्हाइल मेंशनिंग हिस्ट्री। अगर कोई प्रीवियस पास्ट में कोई काम हुआ है तो अगर वो लिखते समय हमें पास्ट टेंस ही यूज करना है। अवॉइड दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स अवॉइड करने हमें क्या क्या है। डू नॉट एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जो पैसेज में राइटर कहना चाह रहा है हमें वही लिखना है, हमें अपना ओपिनियन नहीं बीच में एड अप करना है। ओके, स्टिक टू व्हाट द ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट, ये सेम चीज मैंने बता दी आपको। डू नॉट पुट क्वेश्चंस इन प्रिसाइज। प्रिसाइज में कोशिश करना, अगर आपको पैसेज में कहीं ना कोई क्वेश्चंस भी है तो कोशिश करना उसको भी आप एक स्टेटमेंट में बदल दो, ठीक है। क्वेश्चंस प्रिसाइज में हमें नहीं पूछना है। अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इसरो नहीं लिख सकते हम, हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बी वेरी केयरफुल व्हाइल पिकिंग अप द सेंट्रल थीम ऑफ द गिवन टेक्स्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रिसाइज राइटिंग में कि अगर हम सेंट्रल थीम नहीं समझ पाएंगे तो हमारा टाइटल अच्छा नहीं होगा। और प्रिसाइज राइटिंग में सबसे पहले एग्जामिनर क्या चेक करेगा, आपका टाइटल चेक करेगा। अगर टाइटल आपको आपका उसे अपने अनुसार नहीं लगा या पैराग्राफ के अनुसार नहीं लगा तो पहला इंप्रेशन गलत हो जाएगा। और टाइटल के आपके अगर 50 नंबर का प्रिसाइज आता है तो टाइटल के आपके मिनिमम 10 से 15 नंबर होते हैं, और आगे भी प्रिसाइज राइटिंग जो आपने लिखी है उस पर भी वो फर्क डाल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइटल। तो टाइटल आप अच्छा चूज करना, और वो तभी हो पाएगा जब आप थीम समझ जाए पैसेज की, वो तब होगा जब आप अटेंटिवली पढ़ें उसको। तो अभी से आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको क्या हो, काफी फायदा होगा कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। Second point, highlight the important points while reading so that you do not miss out on any important information. ये मैंने आपको बता दिया था कि सेंट्रल थीम समझना और हाईलाइट करते जाना है, मतलब अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। चूज द टाइटल आफ्टर कंसिडरेबल ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने सेंट्रल थीम समझ ली तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 भी नहीं तो 2 से 3 मिनट तो आप कम से कम सोचिए कि इसका टाइटल मैं क्या लिखूं। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया पैसेज, फटाफट आपने समझा इसके बारे में थीम, आपने फटाफट लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। आप 2-3 मिनट लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइटल सेलेक्ट करना। 4th पॉइंट है, मेक
Make notes while reading so that you have a logical order of the points you plan to put in your precise. ये मैंने आपको बता दिया कि लॉजिकल ऑर्डर में आपका प्रिसाइज होना चाहिए. Rather than using names, try and use the designation of the officials. ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ. इस पॉइंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है आर्मी चीफ के बारे में कोई पैसेज है, तो अभी आर्मी चीफ अपने कौन है? मनोज मुकुंद निर्वाणे. मनोज मुकुंद निर्वाणे है. अब क्या होगा? अब इसका मतलब है कि ये 3 बॉक्स आपके वेस्ट हो जाएंगे. मनोज मुकुंद निर्वाणे इतना बड़ा लिखोगे तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? मनोज मुकुंद निर्वाणे की जगह आर्मी चीफ, डायरेक्ट आर्मी चीफ लिख दीजिए. आर्मी चीफ, ठीक है. मान लीजिए बैंक का कोई मैनेजर, उसका नाम है मनोज मुकुंद निर्वाणे, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट मैनेजर लिख सकते हैं. तो आपके 2 बॉक्स बच गए. तो आप और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप ऐड कर सकते हैं प्रिसाइज में. ठीक है. 6 पॉइंट, ऑलवेज रिव्यू द ड्राफ्ट बिफोर फाइनलाइजिंग द प्रिसाइज. आप जैसे ही आपने सेंट्रल थीम समझ ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए, तो एक बार उसको ड्राफ्ट को एक बार चेक कर लीजिए कि आप जो लिख रहे हैं वो फाइनल कर दूं कि नहीं करूं. तो ज्यादा सोचने में ज्यादा समय लगा ये लिखने से, क्योंकि प्रिसाइज में ज्यादातर मार्क्स आपके किस तरह से आप पैसेज पढ़ते हो और क्या आप टाइटल रखते हो, इसी के मार्क्स होते हैं प्रिसाइज में. ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच एंड पास्ट टेंस. ये मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है और पास्ट टेंस में ये लिखना है. इट इज एडवाइजेबल टू राइट द वर्ड काउंट ऑन योर प्रिसाइज इन अ ब्रैकेट एट द एंड. ये आप पॉइंट छोड़ देना, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा. ये 2 साल पहले तक होता था कि क्या होता है कि जैसे आपने प्रिसाइज लिखा, नीचे आप वर्ड काउंट लिख देते थे. लेकिन अभी यूएफएम का केस इतना हो रहा है, यूएफएम से काफी बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्ड काउंट ना लिखो. ये मैंने जानबूझ के इसमें डाला है क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे लिख आते हैं, और अगर मैं इसको कवर नहीं करता तो हो सकता है काफी बच्चे लिख आते हैं वर्ड काउंट, और हो सकता है उनको दिक्कत ना हो, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें सेफ साइड रहना है, तो हमें वर्ड काउंट नहीं लिखनी. अब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं एक, कि प्रिसाइज कैसे आता है, कैसे लिखना होता है, और कैसे हम अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. तो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी वर्ड लिमिट मैं आपको बता दूं, 250 वर्ड लिमिट है इसकी. 250 वर्ड्स का है ये. तो हमें अराउंड 1/3 250 1/3, ये 150 का ही है, सॉरी 150 वर्ड्स का है ये. 1/3 इसका होता है, 50 वर्ड्स में हमें ये लिखना है. ठीक है. अब समझते हैं पैराग्राफ. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डॉल्फिन काफी फ्रेंडली है, क्रीचर है. ठीक है. और उनकी स्टोरीज रोमन टाइम से चली आ रही है कि वो जो डूबते हुए नाविक हैं उनको बचाते हैं. ठीक है. ये हमने अंडरलाइन कर लिया. क्या? डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर, ये हमने लिख ली कि इंपॉर्टेंट चीज है. द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड. जितना हम उनके बारे में सोच रहे हैं उतना हम रियलाइज करते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी सोसाइटी काफी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन, मतलब जितना लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये 2 चीज इंपॉर्टेंट लिख ली हमने. दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू. इसमें लिखा है जैसे कि इंसान करते हैं वैसे ही डॉल्फिन भी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. जब वो बीमार होते हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनका ध्यान रखते हैं, और जो काफी कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमें समझ आ गया, इसको अंडरलाइन कर लिया कि वो एक दूसरे की केयर करते हैं. ठीक है. ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया कि केयर करते हैं. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is more probable that they communicate with each other without needing words. अब इसमें लिखा है कि वो कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के कर लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट हो गया. Could any of these mammals be more intelligent than men? अब ये इसने क्वेश्चन पूछा है राइटर ने कि क्या ऐसा है कि
इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट है डॉल्फिन्स। सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम मोर इजीली देन दे कैन किल अस इज द लीस्ट सेटिस्फैक्टरी। केवल एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो ये बता सकता है कि इंसान डॉल्फिन से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा सुपीरियर है। कैसे? हम डॉल्फिन्स को ज्यादा आसानी से मार सकते हैं, लेकिन ये संतुष्ट नहीं करता। समझ रहे? इससे हम संतुष्ट नहीं होते। लीस्ट सेटिस्फैक्टरी रीजन है ये। अगर इस बेसिस पे सुपीरियरिटी देख रहे हैं कौन किसको मार सकता है, तो ये इतना संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है? अब डॉल्फिन्स के बारे में है, डॉल्फिन की कम्युनिटी के बारे में है। ठीक है, सेंट्रल थीम हम समझ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब देखो क्या क्या मार्क किया हमने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डॉल्फिन्स आर नोन फॉर देयर फ्रेंडली जेस्चर। ये देखो सबसे पहली लाइन, फ्रेंडली है। ठीक है, अब हम सारी चीजें तो नहीं लिख सकते ना कि वो क्या क्या करते हैं, इल है, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करते हैं, इतना सारा लिखेंगे तो हम 50 वर्ड्स में कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो हमें बेसिक चीजें लिखनी है केवल, जिससे सारा मतलब समझ आ जाए, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। डॉल्फिन्स आर नोन फॉर देयर फ्रेंडली जेस्चर्स। सेकेंड, डॉल्फिन्स कम्युनिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ये रहा, that their society is more complex than people previously imagined. ये हमने सेकंड पॉइंट कर लिया। Their probability of communicating without words is high. ये देखिए, साइंटिस्ट ने ये प्रूवन फैक्ट नहीं है कि वो उनको विदाउट वर्ड्स वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये तो साइंटिस्ट ने सोचा है कि उनको कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मैंने क्यों नहीं लिखा? कौन सा वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट में हमारे आ गया कि फ्रेंडली जेस्चर है। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट ने बोला था, ये वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा था, कुड एनी ऑफ दीज मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन? इसका ये आ गया, माइट इवन बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन। ये क्वेश्चन था, लेकिन हमने क्या किया, इसको स्टेटमेंट में बदल दिया, दे माइट इवन बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन, मतलब वो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को वर्ड्स स्टेटमेंट में बदल सकते हैं। The only superiority that humans possesses is the power to kill dolphins easily. ये लास्ट पॉइंट आ गया, ये वाला, that they can kill us is the least satisfactory. तो ये हमने एक पूरा ओवरव्यू बना लिया। सेंट्रल थीम हमें पता चल गई कि डॉल्फिन्स के बिहेवियर या उनकी कम्युनिटी के बारे में है, और ये 5 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से फैच कर लिए। अब हम कैसे लिखेंगे 50 वर्ड्स में, ये देखिए। सबसे पहले टाइटल आ गया हमारा, डॉल्फिन्स द कंपैशनेट बीइंग्स। ये तो आ गया हमारा टाइटल, बहुत अच्छा टाइटल है, इंप्रेसिव टाइटल है। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, अब ऐसा तो है नहीं ऐसे की ऐसे उठा के लिख दे, हमें अपनी भाषा में रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? डॉल्फिन्स आर नोन फॉर देयर फ्रेंडली जेस्चर, इसको कैसे लिखेंगे? द फ्रेंडलीनेस ऑफ डॉल्फिन्स हैव ऑलवेज बीन बिलीव्ड टू बी सुपीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का आई सर, ये देखिए, हैव ऑलवेज बीन बिलीव्ड, ये पास्ट टेंस हो गया। ये आपके पैसिव वॉइस में हमने इसको लिख दिया, रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया, बिल्कुल सिंपल नहीं लिखना है। ठीक है, दे आर इवन सपोज टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड सुपीरियर देन मैनकाइंड, मतलब वो मानी जाती है कि मनुष्य जो जाति है उनसे भी ज्यादा सुपीरियर है, बट लैक बिहाइंड ड्यू टू देयर वीक फिजिकल स्ट्रेंथ, बट वो थोड़ा पीछे है, अपनी कमजोर जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके कारण ही केवल वो पीछे है। बाकी हर चीज में वो मानी जाती है कि मनुष्य जाति से काफी समझदार और सुपीरियर है। फर्दर देयर बेनेवोलेंट कैरेक्टर कैन बी विटनेस्ड इन देयर कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड जेस्चर्स दे शोकेस टुवर्ड्स अदर डिपेंडेबल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इसमें हमने सारा कुछ कवर कर लिया कि वो इंसानों से ज्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, सुपीरियर है, उनका वीक फिजिकल स्ट्रेंथ है, प्लस हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस उनका की बात कर ली, और दूसरा हमने ये भी बता दिया कि अदर जो डिपेंडेबल मेंबर्स है कम्युनिटी की, वो उनकी हेल्प करते हैं।
तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो प्रिसाइज। अब बात करते हैं, कल एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर लेटर में सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ हो, जैसे कि ये, तो हम क्या लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स ये एक इनफॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि आपको अपने ब्रदर को लेटर लिखना है कि कोरोना के अंदर कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सके। अब इसमें सेंडर का एड्रेस नहीं दिया हुआ था। इनफॉर्मल में हमें पता है रिसीवर का एड्रेस तो आता नहीं है, ना सब्जेक्ट आता है, सिर्फ सेंडर का एड्रेस है। तो सेंडर का एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे सेंडर के एड्रेस की जगह आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया, फिर नीचे एक गैप देके डेट लिख दी, फिर एक गैप देके माय डियर ब्रदर, और फिर यहाँ से होप यू आर डूइंग वेल, यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको फॉर्मल लेटर में भी अगर रिसीवर का या फिर सेंडर का एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप एग्जामिनेशन हॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा, और अगली क्लास में वो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है यहाँ पे, वैसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए हों, वीडियो अच्छी लगी हो। प्रिसाइज लेटर ऐसे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।